नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की कहानी है एक साम्राज्य के शेर से लेकर शून्य तक की कहानी। ये कहानी है एक राजकुमार की कहानी जिससे उसकी पहचान छीन ली गई, जो सारी उम्र अपनी पहचान के लिए तड़पता रहा। एक ऐसी महारानी की कहानी है जिससे उसका 10 साल का बेटा छीन लिया गया। आज की कहानी है हमारी महाराजा रणजीत सिंह और उनके साम्राज्य के बारे में। 27 जून 1839 का दिन है। लाहौर जैसा चहल-पहल भरा शहर बिल्कुल शांत हो चुका था क्योंकि शाही किले की दीवारों के भीतर एक खबर फैल चुकी थी और वो खबर क्या थी कि महाराजा रणजीत सिंह अब नहीं रहे हैं। इस खबर ने मानो पूरे पंजाब की रगों से खून खींच लिया था, क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस दीवार का गिरना था जिसके सहारे पंजाब खड़ा था। रणजीत सिंह, जिसे पूरी दुनिया शेरे पंजाब के नाम से भी जानती थी, जिनके चेहरे पे चेचक के निशान थे, वो राजा जो एक आँख से अंधा था, यानी से एक आँख से देख नहीं पाते थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ऐसा कि ब्रिटिश साम्राज्य को भी उनके आगे झुकना पड़ा। बात करते हैं जब महाराजा रणजीत सिंह सत्ता में थे। जहाँ देश के बाकी राजा अंग्रेजों से संधियाँ कर रहे थे, उनकी पेंशन स्वीकार कर रहे थे और अलग-अलग तरह के समझौते कर रहे थे, वहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कभी भी अंग्रेजों का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया। उनकी पेंशन या उनकी सैलरी, किसी भी तरह का फाइनेंशियल कंपनसेशन उनसे लेना सही नहीं समझा। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रीटी ऑफ अमृतसर करी, जिसके तहत उन्होंने बोला कि सतलुज नदी के उस पार पंजाब होगा और सतलुज नदी के इस पार ब्रिटिश राज। अंग्रेज भी इस संधि से सहमत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा है, पंजाब में घुसना असंभव है। इसीलिए उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की शर्तें मानकर सतलुज नदी के इस पार तक ही अपना साम्राज्य रखा और उस पार महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य फलता-फूलता रहा। यदि बात करें महाराजा रणजीत सिंह के जन्म की, तो उनका जन्म होता है 1780 में। उन्हें सिख साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है और भारत के महत्वपूर्ण शासकों में से एक उनका नाम माना जाता है। उन्होंने 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को वहाँ का महाराजा घोषित कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उनके साम्राज्य में सभी लोगों को बराबर स्थान था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, सभी को बराबर सम्मान और बराबर न्याय का हक था। किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं था। तो वो सबको एक समान नीति से देखते थे। उनके राज दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोगों को स्थान दिए गए थे। उन्होंने यूरोपियंस की मदद से अपनी सेना को ट्रेन किया। उनकी सेना भी बिल्कुल हाईटेक थी। सभी तरह की उनके पास उच्च क्वालिटी की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में। ही राजा है जिन्होंने स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण दान दिया और उसके ऊपर स्वर्ण की परत चढ़ाई गई। उनके राज्य की सबसे बड़ी बात ये रही कि उनके जीवित होते हुए कभी भी ब्रिटिश सेना उनके राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। अब वापस आते हैं 27 जून 1839 को। महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो चुका है और उनका विधि पूर्वक उनका सिख परंपरा के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह की चिता जलाई गई। उनकी समाधि आज भी लाहौर में बादशाही मस्जिद के पास मौजूद है। लेकिन उनकी चिता के ठंडे होते ही उनका राज दरबार गर्म हो गया। उसमें तरह-तरह की साजिशें और षड्यंत्र रचे जाने लगे। रणजीत सिंह के कई पुत्र थे, लेकिन उनका कोई भी पुत्र उनके जैसा सक्षम और कामयाब नहीं हो पाया। उनके जाने के पश्चात खड़क सिंह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वो भी राज्य को ठीक से नहीं सँभाल पाया और उसे हटाया गया। वहीं उनके दूसरे पुत्र शेर सिंह, जब उन्हें गद्दी पर बिठाया गया तो षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। दरबार में सब लोग एक-दूसरे पर शक करने लगे, फौज में गुटबाजी और तरह-तरह की बातें फैलने लगी। एक साम्राज्य जो कभी चट्टान जितना मजबूत होता था, वो खुद ही अपने आप में धीरे-धीरे टूट के बिखरने लगा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु से 1 साल पहले 6 सितंबर 1838 को जन्मा दलीप सिंह। ये महाराजा रणजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र था। दिलीप सिर्फ 1 साल के थे जब महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। 5 साल की उम्र में उन्हें गद्दी पर बिठा दिया गया और उन्हें महाराजा घोषित कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ सिंबॉलिक था। वास्तविक सत्ता उनकी माता यानी उनकी महारानी जिंदन कौर संभालती थी और वही सब काम राज्य के सभी कार्यभार वही देखा करती थी। पर साथ-साथ उनके ऊपर अंग्रेजों की पूरी निगरानी रहती थी। वो उनके अंदर ही रहकर उन्हें काम करना पड़ता था। यदि बात करें दिलीप सिंह की माँ महारानी जिंदन कौर के बारे में, तो वो किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं करती थी। उनके पिता मन्ना सिंह ओलख थे, लेकिन जिंदन कौर में बहुत अच्छी राजनीतिक सूझबूझ थी और जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेज बहुत डेंजरस वुमन भी माना करते थे। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो अंग्रेज चौकन्ने हो गए।
ब्रिटिश रिकॉर्ड में आज भी उनका नाम द मोस्ट डेंजरस वुमेन के नाम से लिया जाता है। उन्होंने अपने सत्ता काल में 1845 में और फिर उसके बाद 1848 में अलग-अलग युद्ध लड़े। उन युद्ध का नतीजा ये रहा कि इसके बाद युद्ध तो वो जीत ले गए, लेकिन पंजाब काफ़ी कमज़ोर हो गया और अंग्रेज़ों को पंजाब की सत्ता औपचारिक रूप से मिल गई। लेकिन पंजाब की जनता के मन में अभी भी चाह थी कि वो वापस अपना स्वर्णिम दौर देख सके, सिख साम्राज्य को देख सके और उस साम्राज्य की खुशहाली को दोबारा से बहाल किया जा सके। इस बात की भनक ब्रिटिश साम्राज्य को थी कि पंजाब की जन अभी भी सिख साम्राज्य को चाहती है। पंजाब जीतने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के मन में ये बात क्लियर थी, यदि महारानी जिंदन कौर और महाराजा दलीप सिंह को एक साथ रखा गया तो पुनः कोई बगावत हो सकती है। इसीलिए पहले जिंदन कौर को नज़रबंद किया गया और फिर महाराजा दलीप सिंह को फर्दर एजुकेशन के लिए यानी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह सिर्फ 10 साल के थे जब उन्हें विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो अपना गोल्डन हिस्ट्री को, अपना स्वर्णिम इतिहास को कुछ समझ पाता, अपने पिता के द्वारा रचे गए साम्राज्य को ठीक से देख पाता, उन्हें विदेश भेज दिया गया। इंग्लैंड में दिलीप सिंह को ईसाई मिशनरियों की सुपरविजन में रखा गया और उन्हें लॉजिक ये दिया गया कि ये बहुत सिविलाइज तरीके से उन्हें रहन-सहन और हर चीज़ की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन 1853 में जब दिलीप सिंह सिर्फ 15 साल के थे, उन्हें ईसाई बना दिया गया। अब इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये डिसीजन उनका खुद से था या उन पर इम्पोज किया गया था या ब्रेन वॉश या किस तरह से उन्हें ईसाई बनाने के लिए उन्हें राजी किया गया। इस पर कुछ ज़्यादा हमारे इतिहास में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस राजा को अंग्रेज अपनी तलवार से नहीं हिरा पाए, उसे उन्होंने उसकी पहचान से हरा दिया था। उस समय इंग्लैंड पर क्वीन विक्टोरिया का राज हुआ करता था। क्वीन विक्टोरिया दिलीप सिंह के प्रति बहुत स्नेह रखती थी और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, क्योंकि उनके मन में भाव था कि ये उसी महाराजा की संतान है जिन्होंने कभी अंग्रेजों के आगे हार नहीं मानी, उनसे कोई संधि या पेंशन स्वीकार नहीं करी। लेकिन विडंबना ये थी कि जिस शेर को वो सम्मान देती थी, यानी जिस रंजीत सिंह को वो सम्मान देती थी, आज उनका बेटा उनके लिए एक साधारण प्रजा बन चुका था। धीरे-धीरे महाराजा रंजीत सिंह इंग्लैंड के आदी होने लगे, वहाँ के माहौल में वो अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने लगे। वहाँ की ठंडी हवाओं में किसी तरह से वो अपना लाइफ को एस्टेब्लिश करने लगे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं पे एक खालीपन था। बचपन की यादें अभी भी उनके साथ थी कि उन्हें लगता था कि ये वो देश नहीं है जिसे वो अपना कह सके। यहाँ गुरबानी की आवाज़ नहीं है, यहाँ लोगों के दिलों में वो गर्मजोशी नहीं है। उन्हें बार-बार अपने देश की और अपने देशवासियों की याद सताती थी। कहने के लिए उनके पास सब कुछ था, महल, घोड़े, संगीत और नौकर-चाकर सब कुछ था। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें वहाँ पर एक अच्छी खासी पेंशन बाँध दी थी, जिसके तहत वो आराम से अपना ऐश-आराम का जीवन वहाँ पर जी सकते थे। 1850 के दशक में दिलीप सिंह ब्रिटिश राज दरबार का एक अनोखा चेहरा बन चुके थे। क्वीन विक्टोरिया उन्हें बहुत स्नेह से देखती थी और उन्हें चार्मिंग प्रिंस कहकर बुलाती थी। लेकिन ये लेकिन उनका दिलीप के प्रति ये प्रेम निस्वार्थ नहीं था। महाराजा दिलीप को ब्रिटेन में भारी पेंशन तो दी गई, उन्हें जागीरें मिली और बहुत सारी जायदाद भी उन्हें दी गई, शाही सम्मान दिया गया। लेकिन इसके बदले उनसे उम्मीद यही थी कि वो पंजाब पर दावा ना करें, राजनीति से दूर रहें। तो धीरे-धीरे एक राजा एक एक्सोटिक नोबलमैन बनता चला गया। बट अच्छी बात ये थी कि दिलीप सिंह कभी भी अपनी माँ को नहीं भूले थे, उनके मन में अभी भी वो बचपन की यादें ताज़ा थी। उनकी माँ जिसे अंग्रेज सबसे खतरनाक औरत मानते थे, वो अब बीमारी का जीवन जी रही थी, नेपाल में थी और अंग्रेज़ों के ने उन्हें नज़रबंद किया हुआ था। उनके पास ना कोई शक्ति थी, ना ताज था, बस थी तो केवल पुरानी यादें। 1861 में कई सालों की जुदाई के बाद महाराजा दलीप सिंह अपनी माँ से मिले। ये मुलाकात बहुत इमोशन से भरी मुलाकात थी। 1861 में जब वो अपनी माँ से मिले तो उनकी माँ का शरीर बेहद कमज़ोर हो चुका था और उनके चेहरे पर बीमारी की थकन और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। महाराजा रंजीत सिंह उन्हें अपने साथ यूनाइटेड किंगडम ले आए और उन्होंने एक बेटे की तरह अपनी माँ का ध्यान रखा। लेकिन ये शायद उनका आखिरी फर्ज था जो वो निभा पाए। 1863 में महारानी जिंदन कौर का निधन हो जाता है। एक ऐसी रानी जिसने कभी अंग्रेजों के आगे सिर नहीं झुकाया। उसका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में ही किया गया, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी राख को लाहौर की मिट्टी में मिलाया जाए। माँ की अंतिम इच्छा उसके बेटे के मन में यानी कि महाराजा दिलीप के मन में गहरी उतर गई। उन्होंने सोचा कि यह काम मैं ज़रूर करूँगा। 1864 में महाराजा दलीप सिंह बाम्बा मूलर से विवाह करते हैं, जो एक जर्मन मूल की महिला होती है। उनसे उन्हें 6 बच्चे होते हैं, जिसमें उनकी 2 बेटियाँ होती हैं।
बेटियों का नाम होता है प्रिंसेस बाम्बा दिलीप सिंह और प्रिंसेस कैथरीन। 1887 में बाम्बा मुलर की भी मृत्यु हो जाती है और दिलीप सिंह का जीवन फिर दोबारा से अकेलेपन में घिर जाता है। कहने को तो समय बीत रहा था, लेकिन दिलीप सिंह के मन में जैसे सब कुछ रुक गया था। उन्हें आप वापस अपने मुल्क की, अपने देशवासियों की और अपने पंजाब की याद सताने लग गई थी। यदि बात करें तो दिलीप सिंह की पेंशन के बारे में, तो 1860 और 1870 के बीच में उन्हें भारी पेंशन दी जाती थी, जागीरें दी गई और शाही जीवन और हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। बदले में सिर्फ उनसे यही उम्मीद की गई कि वो पंजाब पर दावा ना करे। धीरे-धीरे महाराजा दिलीप सिंह को भी ये बात समझ में आ गई कि ये सुविधाएँ नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जब उन्होंने अपना आत्ममंथन किया तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ईसाई बनने की इच्छा उनकी खुद की इच्छा नहीं थी, बल्कि एक थोपा हुआ डिसीज़न था। परिस्थितियों के दबाव में वो उन्होंने खुद को ईसाई बनना स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने वापस इंडिया आने का फैसला किया। 1886 में दिलीप सिंह ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिया जाना चाहते हैं और वापस सिख धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए एक खतरे की घंटी थी। उन्हें डर था कि जब महाराजा रंजीत सिंह का वारिस यदि सिख बनकर दोबारा से भारत और पंजाब में पहुंच जाता है, तो लोगों का उनके प्रति पुराना स्नेह जाग पड़ेगा और पुरानी वफादारी जाग जाएगी, जो जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कोई खतरा या विद्रोह ना पैदा हो जाए। लेकिन फिर भी महाराजा दिलीप सिंह भारत के लिए रवाना हुए। जहाज भारत की ओर बढ़ा तो सही, लेकिन वो लाहौर कभी भी नहीं पहुंचा। रास्ते में अदन में उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने रोक लिया। वहीं से दिलीप सिंह ने औपचारिक रूप से सिख धर्म में वापसी की भी घोषणा की। ये क्षण एक ऐतिहासिक क्षण था कि जब एक खोया हुआ राजा दोबारा अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। बिना किसी अदालत, बिना किसी मुकदमे कि उन्हें सिर्फ आदेश सुना दिया गया कि आप भारत नहीं जा सकते। कारण कोई नहीं दिया गया, सिर्फ एक खुली साजिश की गई कि उन्हें भारत ना आने दिया जाए। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर वो भारत आए तो शायद इतिहास दोबारा से करवट ले सकता है, इसलिए उन्हें जबरदस्ती यूरोप वापस भेज दिया गया। दिलीप सिंह ने इस बात का विरोध किया तो अंग्रेजों ने अपना पुराना हथियार इस्तेमाल किया। वो थी पेंशन। उनकी सभी सुविधाएं घटाई जाने लगी, उनकी पेंशन कम की गई, यानी कि दबाव था कि अगर वफादारी रखी तो पेंशन और सुविधाएं मिलेंगी, वरना नहीं। जो अंग्रेजों ने ये नीति दिलीप सिंह के अलावा भी और भी कई राजाओं पे अपनाई थी। इसके बाद दिलीप सिंह को लगातार निगरानी में रखा जाने लगा। उनकी हर गतिविधि की रिपोर्ट बनाई जाती, उनको जो भी खत वो किसी को भेजते या लेटर किसी को भेजते उन्हें पढ़ा जाता और उनके पास आने वाले हर लेटर को भी पढ़ा जाता। किसी भी सिख अनुयायी या भारतीय को या हिंदुस्तानी व्यक्ति को उनसे दूर रखा जाता, उनसे मिलने की उन्हें परमिशन नहीं दी जाती। यानी एक राजा अब एक संदिग्ध व्यक्ति बन चुका था। आखिरकार महाराजा दिलीप फ्रांस चले गए। वहां जाकर उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट और जापान की सरकार, अलग-अलग तरह की सरकारों से मदद की उम्मीद की कि शायद किसी तरह से वो वापस इंडिया जा सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार की निगरानी इतनी सख्त थी कि उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। 22 अक्टूबर 1893 में पेरिस में महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो भारत कभी नहीं लौट पाए, भारत की मिट्टी को वो कभी भी देख नहीं पाए। बस मन में भारत आने का ख्वाब लिए ही उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने महाराजा दिलीप सिंह को तलवार से कभी नहीं हराया, बल्कि उन्होंने उन्हें अलग-थलग कर दिया। उनकी पहचान छीनी, उनका धर्म छीना और जब वो लौटना चाहते थे, तो बिना किसी कारण के उन्हें वहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया गया। साल बीतते जाते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य ज्यों का त्यों इंडिया में अपने पाँव पसारता रहता है। वही साल आता है 1924। 1924 में दिलीप सिंह की पुत्री प्रिंसेस बाम्बा ने वो काम किया जो उनके पिता जीते जी कभी ना कर पाए। उन्होंने अपनी दादी यानी महारानी जिंदन कौर की अस्थियों को लेकर लाहौर पहुंची और यहाँ लाहौर में उन्होंने उन अस्थियों को महाराजा रंजीत सिंह की समाधि के पास रखा। उन्हीं की समाधि के पास महारानी की अस्थियां भी स्थापित किया गया। ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक इतिहास के पूरा होने की कहानी थी। एक महारानी की अंतिम इच्छा जिसे पूरा होने में 51 साल लगे। रंजीत सिंह लड़ते लड़ते मरे। जिंदन कौर कभी भी अंग्रेजों के आगे झुकी नहीं। वहीं महाराजा दलीप सिंह अपनी पहचान ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि लाहौर की मिट्टी में अभी भी उनकी याद है। जब तक लाहौर की मिट्टी उनके नाम को याद रखेगी, तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा कि क्या एक साम्राज्य तलवार से हारा था या पहचान से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।